हेलो फ्रेंड्स। आज हम जर्मनी के नाजीवाद को आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विश्व पटल पर जर्मनी को देखा, जो कि यूरोप महाद्वीप में फ्रांस के समीप है। साथ ही भी देखा था कि इसके नॉर्थ में डेनमार्क है, इसके साउथ में स्विट्ज़रलैंड है, इसके पश्चिम में बेल्जियम है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, और इसके पूर्व में ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और पोलैंड है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है, साथ में 47 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री नॉर्थ तक इसकी अवस्थित है। हमने देखा था कि यहाँ जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, और हमने ये देखा था कि ये खनिज पदार्थों से भरपूर क्षेत्र है। इसमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला भी पाया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि यहाँ का जो म्यूनिक है, म्यूनिक शहर वो कला और संस्कृति का क्षेत्र रहा है। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि 1990 से पहले जर्मनी दो राष्ट्रों में बटा हुआ था। इसका जो पश्चिमी भाग था, जो कि सोवियत संघ के प्रभाव में था, इसको जर्मन संघीय गणतंत्र के नाम से जाना जाता था, और दूसरा जो पूर्वी भाग था वो जर्मनी के नाम से जाना जाता था। हालांकि बाद में 1990 में फिर से यह एक राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो इस प्रकार से एक संक्षिप्त जानकारी हम लोगों ने ली थी। इसमें हम लोगों ने नाजीवाद देखा कि नाजीवाद क्या होता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, है ना। फिर हमने हिटलर का परिचय देखा, और हिटलर के परिचय के साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नाजीवाद का उद्देश्य क्या था। जब भी हम नाजीवाद की बात करते हैं तो नाजीवाद का मतलब है हिटलर। हिटलर के क्या उद्देश्य थे, हिटलर के उदय के क्या कारण थे, या फिर नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की थी। तो अगर हम हिटलर के उदय के कारणों को देखें या नाजीवाद के उदय के कारणों को देखें, तो सबसे जो पहली चीज उभर करके आती है वो है हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उदय। इसके साथ ही जो जर्मन समस्याएं थी उसके समाधान के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो वहाँ के नागरिकों को खुश कर सके, जो यहाँ के नागरिकों के लिए कोई ना कोई समाधान निकाले। और हिटलर ने ऐसा ही किया, क्योंकि हिटलर ने जर्मन नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु वर्ग समन्वय का नारा दिया। और यह कब दिया? 1929 में। और उसी समय, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी, ऐसे में वहाँ के लोगों को एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी या एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनकी समस्याओं को सही तरीके से निराकरण कर सके। इसके अलावा हिटलर के उदय के अन्य कारणों में से, जैसे एक संगठनात्मक शक्ति की जरूरत थी जो कि हिटलर के अंदर थी। उसने नाजीवाद का गठन किया, और जब जर्मनी को निशस्त्रीकरण और सैनिकों को कम रखने की सलाह दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो हिटलर ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि स्वयं सेवकों के रूप में उसने उन सैनिकों को संगठित कर लिया था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अलग हो गए थे। कहने का मतलब जो छिन्न भिन्न सेनाएं थी उनको उसने संगठित कर दिया, और स्वयं सेवक के नाम पर संगठित किया, न कि सैनिकों के नाम पर, है ना। हमने आपको बताया था कि ये भूरे कलर की ड्रेस पहनते थे और स्वास्तिक चिन्ह अपने हाथों पर बांधते थे एक पट्टे के रूप में। ठीक है। साथ ही साथ ये गुण तो हिटलर के अंदर था ही कि उसने लोगों को संगठित किया, तो उसकी शक्ति एकात्मक हुई। साथ ही साथ हिटलर जो है वाच्य कला में भी निपुण था। तो वाच्य कला में निपुण होने के साथ एक बढ़िया संवाद स्थापित करता था, जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते चले गए। इसके अलावा गणतांत्रिक सरकार जो चल रही थी उन दिनों, वाइमर सिद्धांत के अनुरूप, वह सरकार काफ़ी लचर साबित हुई, क्योंकि उसकी व्यवस्था और उसका प्रशासन लोगों को रास नहीं आया। लोग उससे काफ़ी त्रस्त थे, क्योंकि वहाँ पर जो सामंतवाद था, तो सामंतवाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़े लोगों को ही उसमें जो भी फायदा मिला तो मिला, बाकी जो वहाँ की गरीब जनता थी उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला। तो ऐसे में वहाँ की जो जनता थी
वो चाहती थी कि किसी एक ऐसे नेता का उदय जरूर हो। वर्साई की संधि पर जब जबरन हस्ताक्षर करवाया गया, तो क्योंकि हिटलर उन दिनों क्या था कि एक अदने सिपाही के रूप में वहाँ भर्ती हुआ था, तो जो भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, वर्साई की संधि में जिस प्रकार से जर्मनी को अपमानित होना पड़ा और विश्व की पूरी क्षति का आरोप उसके ऊपर लगाया गया, निशस्त्रीकरण उसके ऊपर लागू किया गया और एक प्रकार से जर्मनी का जो राष्ट्रीय गौरव था, ये तमाम बातें छीन ली गई थी। तो यह तमाम चीज़ें हिटलर देख रहा था। हिटलर भी उस अपमान से अपमानित हुआ, क्योंकि जर्मनी के साथ इतना बड़ा अन्याय और हिटलर बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए उसने भी जर्मनी को एक नया रूप देने का, एक नई जर्मनी स्थापित करने का सोचा। इसी दौरान जर्मनी में आर्थिक संकट की बाढ़ आ गई, क्योंकि जो भी जर्मनी के पास था या तो वो युद्ध में नष्ट हो गया या फिर जो बचा था उसे आरोप लगने के बाद दूसरे देशों को वापस करना पड़ा। तो इस प्रकार से एक आर्थिक संकट की बाढ़ जर्मनी में आ गई। इसके अलावा वहाँ पर जो छोटे छोटे दल थे, राजतांत्रिक जो दल थे, वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस स्थिति का फायदा नाजी पार्टी को मिला। नाजीवाद के उदय का कुछ और भी कारण रहा, जैसे हिटलर जो कि एक प्रसिद्ध वक्ता था, उसने जर्मन जनता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया और यह पाया कि जर्मन जनता क्या चाहती है। हिटलर ने जर्मन जनता को आश्वासन दिया, उसमें जो साम्यवाद का भय था उसको हटाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह एक कुशल प्रवक्ता था। हिटलर ने जब अपनी सेनाओं को संगठित कर लिया तो वह भी मुसोलिनी और नेपोलियन की तरह बल का प्रयोग किया। स्वयंसेवक दल का उसको साथ मिला और इस दौरान गोबेल्स नाम का एक व्यक्ति था जिसने नाजीवाद का प्रचार किया, तो यह एक प्रमुख प्रचारक के रूप में जाना जाता है। हिटलर का कहना था कि झूठी बात को इतना दोहराओ कि वह सत्य बन जाए। तो इस प्रकार से नाजीवाद के यानी कि हिटलर के उदय के ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे वाइमर गणतंत्र की। वाइमर रिपब्लिक क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जब वहाँ पर गणतांत्रिक सरकार चलती थी तो फ्रेडरिक एबर्ट वहाँ के प्रमुख थे। फ्रेडरिक एबर्ट की सरकार द्वारा 19 जनवरी 1919 को जब हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919 में उन दिनों फ्रेडरिक एबर्ट राष्ट्रीय संविधान सभा के निर्वाचन की घोषणा किए थे। इसमें 421 सदस्यीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को हुई थी। हालांकि इस सभा को जर्मनी की राजधानी में होना चाहिए, लेकिन बर्लिन में ना होकर के यह बैठक वाइमर में हुई, क्योंकि उन दिनों बर्लिन काफ़ी अशांत क्षेत्र था। संविधान सभा के द्वारा फ्रेडरिक एबर्ट को प्रथम राष्ट्रपति और फिलिप शीडमैन को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया या घोषित किया गया। और वाइमर में बैठ कर के जिस एक गणतांत्रिक नियम की व्याख्या की गई, वह लंबे वाद विवाद के फलस्वरूप 14 अगस्त 1919 को वाइमर संविधान के नाम से तैयार हुआ और इसी दिन उसको लागू किया गया। इसमें 18 संघीय राज्यों का गणतंत्र था। ध्यान देंगे, अध्यक्षात्मक व संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था इसके अधीन स्वीकार की गई थी। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि 20 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को मताधिकार दिया जाएगा। इसमें कार्यपालिका के जो अध्यक्ष थे वो राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 7 वर्ष का था। विशेष बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके हालांकि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का भी प्रावधान था। तो कार्यकाल से पहले उनके ऊपर विशेष बहुमत का एक अविश्वास प्रस्ताव पास करना पड़ता था और उसको हटाने का प्रावधान रखा गया। जल, थल और वायुसेना का जो प्रधान सेनापति था वह राष्ट्रपति ही था।
साथ ही साथ आपातकाल घोषित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। इसके अलावा वाइमर गणतंत्र में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता था। हालांकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती थी। इसमें 2 सदनों का भी प्रावधान रखा गया था, निम्न सदन जिसको राइक्सटैग या लोकसभा कहा जाता था, और दूसरा राज्य परिषद जिसको राइक्सराट कहा जाता था। लोकसभा का निर्वाचन 4 वर्षों हेतु किया जाता था और इसका जो मतदान यानी कि मतदान की प्रणाली थी वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण और लेखन तथा धार्मिक स्वतंत्रता का भी प्रावधान वाइमर गणतंत्र में रखा गया था। तो इस प्रकार से वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई और हमने बताया आपको कि इसको जो लागू किया गया था वह 14 अगस्त 1919 को। अब अगर हम थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को देखें कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी क्या था, कैसी उसकी पोजीशन थी, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो बाल्कन क्षेत्र था, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र का महत्व उन दिनों बहुत ज़्यादा था और वहाँ का जो नेता प्रमुख था या सरकार प्रमुख था वह था विलियम कैसर। वह वहाँ का राजा था और विलियम कैसर बहुत अधिक हठी था और इतना ही नहीं, अत्यधिक क्रोधी भी था। तो उसके बहुत ज़्यादा हठी और क्रोधी होने से सर्बिया और ऑस्ट्रिया की लड़ाई विश्व युद्ध में बदल गई। कैसर का कहना था कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है और इस बात को लेकर के वह बाल्कन क्षेत्र के महत्व को हथियाना चाहता था। इसी दौरान 2 गुटों का उदय हुआ, जिसमें ध्रुवी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली इत्यादि शामिल थे, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया शामिल थे। 28 जनवरी 1914 को ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड और उनकी पत्नी, इन दोनों की हत्या की गई। हालांकि इसके लिए सर्बिया को दोषी माना गया और सर्बिया के ऊपर 11 सूत्रीय शर्तें रखी गईं, लेकिन इन 11 सूत्रीय शर्तों में से सर्बिया ने कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और जब सर्बिया ने कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। विलियम कैसर की इंग्लैंड से भी शत्रुता चल रही थी, क्योंकि समुद्री शक्ति उन दिनों सिर्फ इंग्लैंड के हाथों में थी। तो इसलिए क्योंकि विलियम कैसर भी काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो वह भी बाल्कन क्षेत्र के जो समुद्री क्षेत्र थे उसको हथियाना चाहता था। उसने पहले ही कहा था कि हमारा भविष्य समुद्र के ऊपर निर्भर है और समुद्र शक्ति इंग्लैंड के पास ज़्यादा थी, इसलिए विलियम कैसर की इंग्लैंड से दुश्मनी हो गई। 4 अगस्त 1914 को जर्मनी सेना का बेल्जियम में प्रवेश हुआ और मध्य रात्रि तक ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि इसका जो बैकग्राउंड था प्रथम विश्व युद्ध का, वह ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई और उसने सर्बिया को दोषी ठहराया। हालांकि सर्बिया इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जर्मनी ने तमाम देशों से शत्रुता मोल ले ली। 4 अगस्त 1914 को उसने जर्मन सेना को बेल्जियम में प्रवेश करवाया और मध्य रात्रि तक जब यह बात जर्मनी ब्रिटेन को पता चली तो उसने भी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने 1917 में ब्रिटिश जहाज जिसका नाम था लुसिटानिया, उसको उसने समुद्र में डुबो दिया और यह जहाज अमेरिका से ब्रिटेन की तरफ जा रहा था। इस जहाज में 1153 यात्री थे, जिसमें से 128 अमेरिकी भी थे। अतः 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से युद्ध होते होते यह विश्व युद्ध में तब्दील होते चला गया। इससे पहले मार्च 1916 में जर्मनी ने एक फ्रांसीसी जहाज जिसका नाम था सरोक्स, उसको भी डुबो दिया था, जिसमें कई अमेरिकी नागरिक भी घायल हुए थे। तो इस प्रकार अमेरिका भी कहीं न कहीं उस पीड़ा से परेशान था और अंततः उसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर ही दी। कब की? 6 अप्रैल 1917 को। अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिका द्वारा जर्मनी से राजनयिक संबंध समाप्त करने की जब बात कही गई, क्योंकि जब 1916 में
सरोक्स को उसने डुबोया जिसमें अमेरिकी यात्री थे, तो जर्मनी ने कहा कि वह अमेरिका से अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ देगा। हालांकि तब अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 2017 में जब उसके सैकड़ों यात्री फिर से मारे गए, हालांकि वह जहाज ब्रिटेन का था, तो इस पर अमेरिका ने एक्शन लिया। हालांकि जर्मनी ने राजनयिक संबंध तोड़ने की जब बात अमेरिका से कही थी, तो उन दिनों जर्मनी ने अमेरिका के ऊपर वर्जित क्षेत्रों के ऊपर अतिक्रमण का आरोप लगाया था और उसने फिर से 5 अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को समुद्र में डुबो दिया था। इस प्रकार से 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका को युद्ध में कूदना ही पड़ा। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम थोड़ी सी आगे बात करें तो जुलाई 1918 में जर्मनी की सेनाएं पेरिस की तरफ बढ़ी। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जिसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं ने पीछे हटने पर विवश किया था, क्योंकि यह मित्र राष्ट्रों की सेना थी। इंग्लैंड ने समुद्र में जर्मनी की नाकेबंदी कर दी और जर्मनी के सहयोगियों का जब बारी बारी से आत्मसमर्पण होने लगा तो जर्मनी इधर अकेला पड़ने लगा। और जब जर्मनी बिल्कुल ही अकेला पड़ गया तो वहाँ का जो सम्राट विलियम कैसर था, विलियम कैसर द्वितीय, वह 9 नवंबर 1918 को हॉलैंड भाग गया। एक भगोड़ा सिद्ध हुआ। इस प्रकार से अल्टीमेटली क्या होता है कि जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि जब उसका सम्राट रहा नहीं तो उसको करना पड़ा। और इस समर्पण के फलस्वरूप पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ। इस प्रकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए। तत्पश्चात जर्मनी में हिटलर के प्रभाव में नाजीवाद का उदय हुआ था और नाजीवाद के उदय के कारणों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इस प्रकार से 28 जून 1919 को वर्साई की संधि और इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी किया गया। वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है, क्योंकि वर्साई की संधि में जिस प्रकार से जर्मनी को नुकसान उठाना पड़ा, उसको हर बात के लिए दोषी ठहराया गया पूरे वैश्विक लेवल पर और उसे अपमानित करना पड़ा। जर्मनी की साख का जिस प्रकार से अपमान हुआ, वह हिटलर सहन नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से वर्साई की संधि, जर्मनी का अपमान और द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण, यह 28 जून 1919 को ही माना जा सकता है। नाजीवाद के सिद्धांत। नाजीवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले सिद्धांत में था राज्य की सर्वोच्चता। हिटलर का मानना था कि राज्य सर्वोपरि होता है। दूसरे सिद्धांत में अगर हम बात करें तो यह थी दल की महत्ता। हिटलर ने पहले ही ऐसे बहुत से दलों को इकट्ठा कर लिया था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से उनको सैनिक पदों से हटा दिया गया था। ऐसे में उनके खाने पीने का बंदोबस्त और उनकी जो नौकरी थी वो उनके हाथ से छूट गई थी। तो इस प्रकार से उन सैनिकों को भी एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी और इधर हिटलर को भी कुछ ऐसे सैनिकों की आवश्यकता थी। हालांकि वह उन्हें सैनिकों के रूप में नहीं रखा, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फिर भी उसने दलों की स्थापना की और उन्हें स्वयंसेवकों के रूप में एकजुट करके रखा। तीसरे जो सिद्धांत था वह था प्रजातीय विशुद्धता। इसमें जो वहां के लोकल लोग थे उनको हिटलर ने ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि हिटलर जानता था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगर चाहते तो यहूदी जर्मनी की काफ़ी मदद कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए वह यहूदियों का विरोध करने लगा, क्योंकि यहूदी उन दिनों व्यापार करते थे और काफ़ी पूंजीपति थे। इसलिए हिटलर की नज़र में वहाँ की प्रजाति विशुद्धता थी। यहूदी तो व्यापारी थे, वह कहीं बाहर से आए थे। नाजीवाद के सिद्धांतों में हिटलर ने साम्यवाद का भी विरोध किया। वह साम्यवाद का विरोधी था, क्योंकि साम्यवाद ने जनता पर अत्याचार किए थे और किसी भी प्रकार से वहाँ की जनता की मदद नहीं की। इसके अलावा हिटलर शक्ति, युद्ध और सैन्यवाद में विश्वास रखता था। यह बात सही है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर निशस्त्रीकरण और
सैनिक कम रखने का आरोप लगा और उसे वह मानना भी पड़ा। लेकिन फिर भी हिटलर, क्योंकि महत्वाकांक्षी था, वह जानता था कि जर्मनी को अगर संगठित करना है, जर्मनी पर एक छत्र अगर राज्य करना है, तो शक्ति भी होनी चाहिए, साथ ही साथ सैनिक भी होने चाहिए, और जरूरत पड़ने पर युद्ध का सहारा बिल्कुल लिया जाना चाहिए। वह प्रजातंत्र का विरोधी था, क्योंकि इससे पहले विलियम कैसर प्रजातांत्रिक सरकार चलाते थे और उसे बाइमर सिद्धांत पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि यह बाइमर सिद्धांत ही था जिसने वर्साई की संधि और जर्मनी को अपमानित होने के लिए छोड़ दिया था। हिटलर के अंदर एक महान नेता की संकल्पना थी, यह भी नाजीवाद के सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है। और एक महान नेता के रूप में हिटलर को हम जानते भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी वह विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हिटलर का धर्म के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार था। वह किसी भी ऐसे धर्म को महत्व नहीं देता था। साथ ही साथ जो हिटलर था उसकी विदेश नीति काफ़ी उग्र थी। उग्र होने का मतलब यह है कि वह शांति समझौतों पर, क्योंकि जिस प्रकार से वर्साई की संधि हुई, इन तमाम बातों पर वह भरोसा नहीं रखता था। अगर हम फासीवाद और नाजीवाद के बीच तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो दोनों में काफ़ी समानताएं भी हैं और असमानताएं भी। अगर हम समानताओं की बात करें तो दोनों ही सिद्धांत लोकतंत्र का विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानते हैं और इनके अनुसार लोकतंत्र गरीबों के शोषण का एक आधार है, एक उपकरण है। हीगल के दर्शन में विश्वास करने के कारण इनका मानना है कि शाश्वत शांति न तो संभव है और न ही उपयोगी है। शांति एक ठहरे हुए जलाशय के समान है, जबकि उन्नति का अर्थ है आगे बढ़ना, और बिना संघर्ष के उन्नति संभव नहीं है। दोनों ही सिद्धांत तर्क बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। उनके अनुसार जनता को अपने नेता की आज्ञा का पालन आंख मूंद कर करना चाहिए, और दोनों ही सिद्धांत मुक्त व्यापार की नीति का विरोध करते हैं। उनके अनुरूप इनके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं और आर्थिक असंतुलन पैदा होते हैं। दोनों सिद्धांत साम्यवादी विचारधारा का भी घोर विरोध करते हैं। तो ये कुछ फासीवाद और नाजीवाद के बीच समानताएं रहीं, लेकिन कुछ इन दोनों के असमानताएं भी हैं। क्या असमानताएं हैं देख लेते हैं। पहली असमानता है अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण। हिटलर का कहना था कि जर्मन साम्राज्य की सीमाएं संयोग के फल हैं, अतः वे अस्थायी हैं। ये सीमाएं मानव द्वारा बनाई गई हैं और इन्हें मानव ही परिवर्तित करेगा, अतः जर्मनी अपने खोए हुए प्रदेशों को प्राप्त करेगा। जबकि फासीवाद का ऐसा मानना नहीं था। इसके अलावा नाजीवाद का मानना था कि शुद्ध आर्य नस्ल का सिद्धांत भी हो। हिटलर ने कहा था कि मानव संस्कृति के विकास का आधार आर्य नस्ल ने तैयार किया है। यह आर्य शुद्ध जाति है, अतः इसे शासन करने का अधिकार है, और इसी क्रम में उसने यहूदियों को अनार्य बताते हुए उनके दमन की बात की थी। इसके अलावा हिटलर ने किसानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए रक्त व मिट्टी का सिद्धांत दिया था। उसने किसानों को जर्मन प्रजाति के महान प्रतिनिधि के रूप में देखा और कहा कि इन कृषकों में जर्मन प्रजाति के श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं। इसलिए इसके पीछे हिटलर का उद्देश्य सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति था। क्योंकि कृषकों में जन्म दर ऊंची थी, अतः इस वर्ग से सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से सुनिश्चित की जा सकती थी। तो इस प्रकार से फासीवाद और नाजीवाद के बीच तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें कुछ समानताएं रहीं और कुछ असमानताएं रहीं। आई होप कि तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हम हिटलर की विदेश नीति की बात करें तो हिटलर जब शासक बना तो उसकी विदेश नीति के जो उद्देश्य थे, जो स्पष्ट रूप से सामने आए, वो थे वर्साई की संधि को भंग करना, पहली चीज। दूसरी चीज थी तृतीय साम्राज्य के अंतर्गत संपूर्ण जर्मन जातियों को एक सूत्र में पिरोना, यानी कि संगठित करना। तीसरा था जर्मनी के साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि उसका मानना था कि जर्मनी आज जहाँ तक है वो मानवों ने उसको फैलाया है, और जर्मनी की जो वास्तविक सीमा है वह आगे भी जा सकती है।
और इसके अलावा उसकी विदेश नीतियों में एक और चीज़ थी, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। तो ये हिटलर की विदेश नीति थी, इस पर उसने काफ़ी अच्छे से काम किया। और अगर हम उसके गृह नीति की बात करें तो सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने समस्त शक्तियों को अपने हाथों में रखा, उसका केंद्रीकरण किया। इतना ही नहीं, समस्त विरोधियों का उसने दमन किया और जर्मनी का नाजीकरण कर दिया। हिटलर ने नई व्यवस्था के अंतर्गत सर्वसत्तावाद को स्थापित किया। उसका मानना था कि सत्ता का एक आधार, एक दल और एक नेता होना चाहिए। हिटलर ने सबसे पहले जर्मनी के संघात्मक स्वरूप को बदल करके एकात्मक स्वरूप प्रदान किया। सन 1933 में एक अध्यादेश द्वारा जर्मनी में सभी प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर दिया गया और नाजी नियंत्रण के अंतर्गत उसका पुनर्गठन किया गया। 14 जुलाई 1933 को यह अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें नाजी दल को जर्मनी का एकमात्र राजनीतिक दल मान लिया गया था। बाकी किसी अन्य दल को या अन्य दल के गठन को राजद्रोह माना गया था। इसके अलावा शिक्षा द्वारा जर्मनी के छात्रों के मस्तिष्क में उत्कृष्ट प्रजातीय के घाव भरे जाने लगे और साथ ही साथ जर्मन जीवन का एक आदर्श बन गया, एक प्रजाति, एक भाषा, एक संस्कृति और एक नेता। तो इस प्रकार से हिटलर की जो गृह नीति थी वह भी सामने आई। और इसके अलावा हिटलर कितना महत्वाकांक्षी था, वह जर्मनी को कौन सी दिशा देना चाहता था, ओवरऑल इन तमाम चीज़ों से आप समझ ही गए होंगे। और अंत में इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।